नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। कहानी का नाम है जरूरत। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहू, बाजार जा रही हो? सर्दी का मौसम आ रहा है। मेरे लिए 2-4 जोड़ी मोजे ले आना। एक दिन में एक मोजा सूखता नहीं है। क्या किया जाए, बुढ़ापे का शरीर है, बहुत जल्दी ठंड भी लग जाती है। और हाँ बहू, अंकित से कहना गैस वाली दवा खत्म हो गई है, वो मंगवा देना। तुम्हें अगर रास्ते में कहीं दवाई की दुकान मिले तो तुम्हें ले आना। किस लिए अंकित को परेशान करना? सुधा जी अपनी बहू विशाखा से बोली। विशाखा ने कहा, मम्मी जी, आप घर में किसी को भी बाजार जाते देखती हैं तो आपने कोई ना कोई डिमांड रखी देती। अभी पिछले साल ही तो मैंने 2 जोड़ी मोजे आपके लिए मंगवाए थे। कहाँ गए वो? और अभी परसों ही तो वो गैस वाली दवाई आप ले रही थी, इतनी जल्दी खत्म भी हो गई? सुधा जी ने जवाब दिया, बहू अब तुमसे क्या छुपाना। वो जो हमारी पड़ोसन निर्मला जी है ना, वो कितने दिनों से अपने बेटे बहू को बोल रही थी मोजे के लिए, पर उनके पास वक्त ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने अपने वाले उन्हें दे दिए। बेचारी ठंड से परेशान हो रही थी। और जहाँ तक गैस वाली दवाई की बात है, जब मैं पिछले हफ्ते गांव गई थी तो तुम्हारी चाची सास को गैस की बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने वो दवाई उन्हें दे दी और बता दी है कि खाना खाने के आधे घंटे पहले उसे लेना है। 1 हफ्ते तक लगातार, और हर रोज एक गोली लेंगी तो ठीक भी हो जाएंगी। कहते कहते सुधा जी को संकोच हो आया। फिर बहू को चुप देखकर वो आगे बोली, उन्होंने मुझसे पूछा भी कि ये दवाई मुझे किसने बताई, तो मैंने बताया कि बहू ने बताई है और वही मैं ले रही हूँ। सुनकर वो बहुत खुश हुई। बोली, तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है जो तुम्हारी दवाओं का इतना ध्यान रखती है। तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रही थी और तुम्हें बहुत आशीष भी दे रही थी बहू। विशाखा मन ही मन थोड़ी खुश हुई। फिर बोली, मम्मी जी, आप भी हद करती है। हमने कोई घर में फार्मेसी या धर्मशाला खोलकर नहीं रखी है जो आप अपनी सारी चीजों को बांटती रहती है। पता है, इन चीजों के भी पैसे लगते हैं, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। आप तो इस तरह से चीजों को बांटती है जैसे खुद कमाकर पैसे लाती है। ये आखिरी बार होगा जब मैं आपको मोजे लाकर दूंगी। अगर आइंदा से आपने किसी को दे दिया तो फिर मुझसे उम्मीद मत कीजिएगा कि मैं फिर से लाकर दूंगी आपको। फिर पुराने दिनों की तरह सलाई और ऊन लेकर खुद के लिए मोजे बुनती रहिएगा। इतना कहकर विशाखा वहां से चली गई। शाम को सुधा जी बैठकर टीवी देख रही थी। तभी अंकित घर आया और बोला, क्या माँ पूरे दिन टीवी देखती रहती हो, कोई और काम नहीं है क्या? मुझे तो बचपन में कहती थी कि ज्यादा टीवी देखने से आंख खराब हो जाती है। आपको पता है बिजली का बिल कितना आता है? और ये विशाखा दिख नहीं रही है, कहाँ गई? सुनकर सुधा जी ने तुरंत ही टीवी बंद कर दिया और बोली, बेटा घर में कोई था नहीं, इसीलिए मैं टीवी देखने बैठ गई। और बहू बाजार गई है, बहुत देर हो गई है, अभी तक आई क्यों नहीं समझ में नहीं आ रहा। तभी उधर से विशाखा आ गई और बोली, मम्मी जी पूरी बात बताया कीजिए, आधी अधूरी बात बताकर घर में कलह मत करवाइए। सुधा जी बोली, अरे बहू मैं तो बस बता रही थी कि। तभी विशाखा बोली, ये क्यों नहीं बताई कि आपका सामान लेने भी मैं गई थी? कौन सा सामान? अंकित ने पूछा। विशाखा ने बताया, आपकी माँ आजकल त्याग की मूर्ति बनी फिर रही है। कभी दवाई, कभी मोजे, अपना दूसरा सामान दूसरे को दान करती रहती है और फिर मुझे बाजार से दोबारा लाने के लिए कहती है। माँ, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अंकित ने माँ को डांटते हुए बोला, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? चीजों का ख्याल रखना भूल गई है क्या? अब मुझे और आपकी बहू का अगर ऐसा ही चलता रहा, आपकी हर चीज का हिसाब भी रखना पड़ेगा। अंकित इतना सुनाकर अपनी पत्नी के साथ कमरे में चला गया। पीछे से सुधा जी का चेहरा एकदम उतर गया। कुछ समय बाद अंकित अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने जा रहा था। सुधा जी बोली, बहू मेरा शुगर फ्री वाला च्यवनप्राश और हार्लिक्स खत्म होने को है, बाजार जाओ तो लेती आना। विशाखा ने जवाब दिया, मम्मी जी हम जब भी कहीं बाहर जाते आप जरूर टोकती हैं, और क्या ये सारा सामान खत्म हो गया है? सुधा जी बताने लगी, नहीं बहू अभी 2 दिन का है, इसीलिए तो मैं बता रही हूँ। माँ, 1-2 दिन अगर च्यवनप्राश और हॉर्लिक्स नहीं खाओगी तो कमजोर तो नहीं हो जाओगी? अंकित ने तो 2 टूक जवाब दे दिया और फिर वे दोनों बाहर चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद ही दरवाजे की घंटी बजी। सुधा जी ने जाकर देखा तो उनके पति के एक पुराने मित्र रामलाल जी आए थे। दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। रामलाल जी बोले, भाभी जी, संपत भाई का पेंशन जो 6 महीने से रुका हुआ था वो अब चालू हो गया है,
और उसमें कुछ इजाफा भी हुआ है, इसलिए आपके दस्तखत लगेंगे। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैं बार बार नहीं आ सकता। मैंने इसीलिए किसी से बात भी कर ली, वो आपके सारे पैसे आपके गांव वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। और ये रहा एटीएम कार्ड, इसको रखिए। जब भी आपको पैसों की जरूरत हो तो इससे निकाल लीजिए। आगे भी आपका ही सहारा है। सुधा जी बोली, रामलाल जी, इनके जाने के बाद आपने मेरी बहुत मदद की है। क्या बताऊं, बेटे बहू के साथ रह रही हूँ, मेरी वजह से उनके भी खर्चे बढ़ गए हैं। ये तो चले गए, पर मेरे बुढ़ापे का इंतजाम करके गए हैं। इस शहर में कुछ अपनापन नहीं लगता, और मेरी वजह से आपको दूसरे शहर से यहाँ आना पड़ता है। इतनी तकलीफ उठानी पड़ी, इसके लिए बहुत माफी चाहूंगी। रामलाल जी बोलने लगे, भाभी जी, आप ये बात कहकर मुझे पराया कर रही हैं। संपत भाई मेरे बड़े भाई जैसे थे। कभी भी मुझे कोई दिक्कत होती थी तो मदद करते समय कभी मुझसे हिसाब नहीं मांगते थे। भाभी जी, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। ये आजकल लगभग हर घर की परेशानी बन चुकी है। माँ बाप अपना सब कुछ लुटाकर बच्चों के लिए खुश होते हैं, परंतु वही बच्चे अपनी दुनिया में खो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद रामलाल जी चले गए। शाम में जब बेटा बहू लौट कर आए तो टेबल पर प्लेट में कुछ बिस्किट रखे हुए देखे। विशाखा बोली, मम्मी जी, कोई आया था क्या? तब सुधा जी ने सारी बात बताई कि कैसे रामलाल जी दोपहर में आए थे। विशाखा बोली, कुछ हजार रुपए की पेंशन के लिए इतनी आवभगत करने की क्या जरूरत थी? देखिए, ये बिस्किट हवा में रखा रखा खराब हो गया। आप बहुत चीजों की बर्बादी करती है मम्मी जी, थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। सुधा जी बोली, कोई बात नहीं बहू, ऐसे भी शाम हो गई है, मैं चाय के साथ ये बिस्किट खा लूंगी। माँ, आपकी उम्र हो गई है परंतु अकड़ नहीं गई। अंकित उनकी तरफ डांटते हुए बोला, पैसे की बर्बादी के लिए, खाने के बर्बादी के लिए अगर बहू सास को टोकती है तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? शुक्र मनाइए, कम से कम आपसे वो हिसाब तो नहीं ले रही है। पापा के 25-30 हजार का पेंशन दिख रहा है, पर हमारे घर में 2 साल से कितना खर्चा हुआ वो आपको नहीं दिख रहा है। बेटे का पैसा भी आपका ही है, थोड़ा इसका भी तो हिसाब रखा कीजिए। इतना कहकर बेटा किचन में चला गया। इन छोटी छोटी बातों से कहीं ना कहीं सुधा जी के अंदर कुछ रोज टूटता रहता था। वो हर रोज सोचती थी कि जिस बेटे से आज तक मैंने कभी हिसाब नहीं मांगा, वो बुढ़ापे में मुझसे हर चीज का हिसाब रखना चाहता है। यही सोच रही थी कि अचानक फोन की घंटी बजी। गांव से सुधा जी की सहेली दीपा से उनकी बात हुई। जब उन्होंने अपने मन की सारी बात बताई तो दीपा जी ने जो बताया उसे सुनकर सुधा जी के पैरों तले से जमीन ही निकल गई। दीपा जी बोली, तुम्हारे बच्चे तो तुमसे हिसाब मांग रहे हैं। मेरे बच्चे तो मुझे टूटे फूटे गांव के घर छोड़कर चले गए और वापस पलट कर देखने नहीं आए। वो तो अच्छा है कि पति के पेंशन पर अपना हक नहीं जमा सके। आज वही सहारा है अपने लिए, और मैं सुख शांति से 2 रोटी खाकर यहाँ जी रही हूँ। सुधा जी बोलने लगी, दीपा, क्या अकेले रहना सही है? वहाँ अपनों में भी तो हम अकेले थे। सुधा, दीपा जी बोली, यहाँ पराये में भी उतना अकेलापन महसूस नहीं होता। 2-3 दिन तक सुधा जी दीपा की कई बातों को सोचती रही। इधर बेटा और बहू आए दिन किसी न किसी बात पर उनसे हिसाब लेते रहते थे। एक रोज सुधा जी ने अपने लिए कुछ निर्णय ले ही लिया और बेटे बहू को अपना फैसला सुनाया। मैं अब गांव में जाकर रहना चाहती हूँ। अंकित बोला, माँ, अगर जा रही हो तो ये याद रखना कि मैं वहां आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगा। मुझे छुट्टियां थोड़ी रहती है तुमसे मिलने आता रहूं। हाँ, मैं ड्राइवर को कह देता हूँ, वो आपको छोड़ देगा। सुधा जी मुस्कुराने लगी और फिर अपना सामान को समेटने लगी। बोली, बेटा तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी और ना ही तुम्हारा खर्च बढ़ाऊंगी। बस हो सके तो जब अंतिम सांस लो तो अपना चेहरा दिखा जाना, ताकि जाकर उस भगवान से मैं हिसाब मांगू कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे ऐसा लाल मिला। इतना कहकर सुधा जी अपना सामान लेकर निकल गई बस स्टैंड की तरफ। आज 2 महीने हो गए, ना अंकित ने सुधा जी को फोन किया और ना ही सुधा जी ने अपने मन को दुखी किया। पूरे वक्त आस पड़ोस और अपनी सहेली के साथ वक्त बिताती। पति के अच्छे व्यवहार के कारण गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते हैं, और सुधा जी ने अपनी छोटी सी जमीन पर कुछ पैसे लगाकर सब्जी उगाने का भी काम कर लिया, जिससे कुछ लोग उनके यहाँ काम करने के लिए आते रहते हैं और सुधा जी को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। मित्रों, ये थी कहानी सुधा जी की, या शायद घर घर की। विचार करने वाली बात यह है कि बच्चों की जरूरतों को उनके कहे बगैर भी माँ बाप कई बार तो अपनी जरूरतों की चीजों में कटौती करके भी पूरा करते हैं। उन्हीं माँ बाप की आवश्यकताओं को बड़े होने के बाद वही बच्चे साधन संपन्न होने पर भी पूरा करने में चिढ़ते हैं, क्रोध करते हैं। अभी आप सुन रहे थे कहानी जरूरत।
उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।